अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक देखेंगे, स्टेलर एवोल्यूशन। अच्छा, स्टेलर का मतलब है बच्चे हम लोग ना स्टार्स की बात करेंगे। एवोल्यूशन का मतलब है उनका लाइफ साइकिल बात करेंगे, मतलब उनकी बर्थ से लेके उनकी डेथ तक, मतलब किस तरह से उनका लाइफ साइकिल जो है वो चेंज होता है, कौन कौन से उसमें स्टेजेस आते हैं, तो वो उसकी एवोल्यूशन होती है। मतलब उसका लाइफ साइकिल टोटल हमें देखना होता है, ठीक है। तो स्टेलर एवोल्यूशन मतलब हमने इसमें स्टार्स के लाइफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो कहता है हमारे पास इस अगर काइनेटिक थ्योरी को देखें तो हमने कहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो हमने पढ़ा था नॉर्मल कह लेंगे लाइक अगर कहीं पे हम कोई गैस पार्टिकल्स इनक्लोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स लेते हैं, ये गैस लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं। वो अगर कंटेनर में मैं ले रही हूँ तो कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने प्रेशर का फार्मूला निकाला था। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। कहते हैं अब हम क्या करेंगे बेसिकली मॉलिक्यूलर थ्योरी को ना हम लोग देखेंगे एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम्स के लिए। मतलब एस्ट्रोफिजिकल मतलब होता है, मतलब एस्ट्रोनॉमी से ये वर्ड है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जिसमें सितारे होते हैं, सितारे होते हैं, गैलेक्सीज वगैरह होती है, उनको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि इनको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे, लाइक स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज वगैरह हो गई, तो उनकी लाइफ साइकिल को, उनकी एवोल्यूशन को समझने की ट्राई करते हैं। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर गैस एटम्स इन अ स्टेलर एटमॉस्फेयर। आसान अल्फाज में हम लोग स्टेलर एवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि स्टार्स का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से वो बनते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेजेस आती है, किस तरह से उनमें वेरिएशंस आ रही होती है। तो कहते हैं हमारे पास स्टेलर एवोल्यूशन डील्स विद द स्टार चेंजेस ओवर टाइम। वही अगेन मैंने आपसे बात की कि लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि किस तरह से जो स्टार है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। कहते हैं स्टार्स कैन हैव अ रेंज ऑफ लाइफ टाइम फ्रॉम ए फ्यू मिलियन ईयर्स टू ए ट्रिलियन ऑफ मिलियन ईयर्स। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे कि जो मास ऑफ स्टार है ना वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइफ साइकिल के, मतलब लाइफ के। जितना ज्यादा कोई स्टार मैसिव होगा, बड़ा होगा, उसका मास ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसका लाइफ साइकिल उतना ही कम होगा। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लाइफ होती है स्टार की वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है मास ऑफ द स्टार के ऊपर। जितना ज्यादा मैसिव होगा उतना हमारे पास हम कहेंगे कि उसकी लाइक यहाँ पे ना मोस्ट नहीं है कि बच्चे यहाँ पे लीस्ट आएगा, ठीक है, कि हमारे पास लीस्ट मैसिव होगा, मतलब जिसका मैस जितना ज्यादा कम होगा, इसका मतलब है उसका हमारे पास यहाँ पे लीस्ट वर्ड आएगा। लीस्ट मैसिव जो हमारे पास स्टार होगा, इसका मतलब है उसकी लाइफ जो है उसकी उतनी ज्यादा लॉन्गर लाइफ होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैस ज्यादा होगा किसी स्टार का, इसका मतलब उसका लाइफ साइकिल कम होगा। अगर किसी का मैस कम है, जैसे लीस्ट मैसिव है, जिसका मतलब है उसकी लॉन्गर लाइफ है। समटाइम कहते हैं कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ है ना हमारी यूनिवर्स की एज से, मतलब जितने साल हो गए ना हमारी यूनिवर्स का बने हुआ, उससे भी ज्यादा का टाइम हो गया उनकी लाइफ साइकिल को। कहते हैं स्टार्स बनते कैसे हैं। कहते हैं स्टार्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास बनते हैं, क्लाउड्स होता है किसका, गैसेस का और डस्ट पार्टिकल्स का। ये बेसिकली गैसेस और डस्ट पार्टिकल का जो क्लाउड फॉर्म में होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग नाम कहते हैं मतलब इसको वर्ड बोला जाता है नेबुले या फिर मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। मतलब हमारे पास कहते हैं आसान अल्फाज में हम कहेंगे स्टार्स बनते कैसे हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये क्लाउड मतलब नेबुला या फिर नेबुलाई जो हम कहते हैं ना, बेसिकली जो क्लाउड होता है ना हमारे पास डस्ट पार्टिकल का या गैसेस का, उसी को हम नाम देते हैं मतलब उसका स्टार का। अब ये स्टार बनता किस तरह से, बेसिकली कहते हैं जो हमारे पास नेबुलाई होता है या फिर जो हमारे पास क्लाउड होता है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स का या फिर गैस पार्टिकल्स का, जब वो कंपैक्ट होते हैं। अब वो कंपैक्ट होंगे तो हमारे पास अगला क्या, मतलब ये आपको ना उसका सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि हमारे पास क्लाउड होता है गैसेस का, फिर या फिर डस्ट पार्टिकल्स का। इसको नेबुलाई भी बोलते हैं, ये नेबुलाई भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये कंपैक्ट हो जाता है, मतलब ये पास पास आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो प्रोटोस्टार बनाते हैं। तो सेकंड स्टेज हमारे पास क्या आती है, प्रोटोस्टार की। प्रोटोस्टार मजीद हमारे पास उसमें वेरिएशंस आएंगे तो वहां से स्टार्स बनते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है या नेबुले होता है, मतलब जिसमें हमारे पास हम कह लें गैस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब वो कंपैक्ट हो जाता है हमारे पास, तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद प्रोटोस्टार बनता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं एज द क्लाउड कंपैक्ट कंट्रैक्ट्स, जो हमारे पास गैसेस का या फिर डस्ट पार्टिकल्स का क्लाउड है वो कंपैक्ट होता है, कंट्रैक्ट होता है सॉरी, तो उसकी जो डेंसिटी और टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं किस तरह से हमारे पास इंक्रीज होती है, उसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे ना डायग्राम हमारे पास दिखाई हुई है। हमारे पास आपने कहा कि कोई सा भी स्टार कैसे
बनता है, उसमें बेसिकली वो कम्बिनेशन होता है डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स का, या फिर हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास डिफरेंट जो कह लें कि गैसेस होती हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये बेसिकली ऐसी फोर्स होती है, ये ज़मीन की वजह से नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एग्जिस्ट करेगी जिनका कुछ ना कुछ मैस होगा। तो कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैसिव पार्टिकल होंगे, उनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमेशा। अब मैंने कहा हमारे पास सपोज करें कि कोई सा भी जो स्टार है वो क्लाउड होता है गैसेस का या फिर डस्ट पार्टिकल्स का। अब जी पार्टिकल्स है, इनका कुछ ना कुछ मैस तो होगा, तो इसका मतलब क्या है, इनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स भी होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएंगे, तो इसका मतलब है इनको एनर्जी मिलेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये कंपैक्ट हो जाएगा। पहले उनका वॉल्यूम ज्यादा है, ग्रेविटी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से वो सारे पास पास आ जाएंगे। अब सारे पास पास आगे बच्चे ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी ना, तो हमने कहा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चे, वो जाके आपस में पास पास आ जाएंगे, तो कोलिजन्स ज्यादा होंगी। जब एक दूसरे के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। या फिर अगर आपको याद हो, हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर यहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स, एक्सेलरेशन एक दूसरे को मिल रहा है, मतलब मूव कर रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो कहते हैं डेंसिटी भी बढ़ जाती है। बच्चे जो डेंसिटी होती है ना, वो बेसिकली होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, कि मतलब हमारे पास टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये देखिए हमारे पास अगर ये गैस या क्लाउड जो है हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स का, अगर वो कंट्रैक्ट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, पहले की निस्बत कम हो गया, पहले ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, अब वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसी चीज को कहता है कि जब प्रोटोस्टार बनता है, प्रोटोस्टार का मतलब है जब गैस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि लाइक उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, उसके टेम्परेचर भी बढ़ता है। टेम्परेचर या डेंसिटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास वहां पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। कहते हैं आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स दीज प्रोटोस्टार कैन बिकम अ स्टार, कि हमारे पास बहुत सालों बाद ये जो प्रोटोस्टार होता है ये कब बनता है, ये हमारे पास बन जाता है किसमें, स्टार की फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब ये तीन बेसिकली स्टेट्स होती हैं। लाइक मतलब हमारे पास क्या होता है कि पहले स्टेलियन ने बोला होता है, नहीं बोला होता है, या फिर हम लोग उसको कहते हैं कि हमारे पास ये क्लाउड होता है डस्ट पार्टिकल का, ये गैस मॉलिक्यूल्स का। जब वो उनको कंपैक्ट, मतलब उनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार से आगे हमारे पास आता है मेन स्टार, उसको मैसिव मेन स्टार या सीक्वेंस स्टार, या मतलब स्टार होता है बेसिकली। अब प्रोटोस्टार में या मेन स्टार में बेसिकली डिफरेंस अगर बात करें, तो मेन स्टार कब बनता है, जब हमारे पास कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। इसको हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। अब इक्विलिब्रियम है क्या, बेसिकली बच्चे यहाँ पे देखें मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये कंट्रैक्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ गए। अब ये आपस में कोलाइड भी करेंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में वॉल एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे, तो लेकिन इसके अलावा ये जो हमारे पास होंगे, ये कोलिजन की वजह से ये बाहर की तरफ भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, बाहर की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा, ग्रेविटी वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे ग्रेविटी जो हमारे पास अंदर की तरफ लग रही है, यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि ये पार्टिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पर्टिकुलर जगह पे ले लिए हैं कि हमारे पास कोई स्टार है जो स्टार्टिंग में सिचुएशन है कि वो हमारे पास कम्बिनेशन है, ये क्लाउड है पार्टिकल्स का, ये डस्ट पार्टिकल्स का या फिर गैसेस का। अब आपस में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से ना बाहर भी एक प्रेशर लग रहा है, कोलिजन की वजह से प्रेशर बाहर की तरफ होगी, ग्रेविटी अंदर की तरफ होगी। जब ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वो सारे पास पास आ जाएंगे, वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन कंट्रैक्ट होने के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर का भी हमने फार्मूला देखा था, ये वाला एक्सप्रेशन जब हमने प्रेशर का फार्मूला देखा था, तो हमने कहा था कि प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी जितनी हमारे पास इनसाइड अंदर की तरफ ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट, मतलब कह लें कि कर रही होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उतना ही अगर वो बाहर की तरफ एक दूसरे के कोलिजन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक पॉइंट जहाँ पे बाहर की तरफ जो उसका प्रेशर है और जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स को हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो कहते हैं इस सिचुएशन में जो होगा प्रोटोस्टार, उसको हम नाम देंगे कि वो स्टार बन गया। कहते हैं यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही हमारे पास स्टार फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उनकी हमारे पास क्या बढ़ी होती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ी होती है।
क्योंकि हमारे पास उनकी डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, उनका वॉल्यूम कम होता जाएगा, कंट्रैक्ट होते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो हम कहते हैं वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंपैरिजन बता रहे हैं कि 13.4 में हमारे पास जो प्रेशर या ग्रेविटी में किस तरह से कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आसान अल्फाज में अगर हम बात करें कि इस पूरे पैसेज में बताया क्या हुआ है। स्टेलर एवोल्यूशन पहले बता रहा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम मतलब स्टार्स वगैरह पे अप्लाई करेंगे, उनके लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आपके पास बताया होगा लाइफ साइकिल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, जो मैथ के ऊपर। जितना ज्यादा हैवी मैथ होता है उतना लाइफ साइकिल उसका कम होगा, मतलब उसकी लाइफ उतनी ही कम होगी। फिर आगे बताया कि हमारे पास स्टार्स बनते कैसे हैं। पहले स्टार्स हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का या फिर डस्ट पार्टिकल्स का। जब वो कंट्रैक्ट हो जाता है या कंट्रैक्ट करता है सॉरी, तो हमारे पास क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारे पास दरमियानी स्टेज हमारे पास जो होती है प्रोटोस्टार होती है। प्रोटोस्टार के बाद हमारे पास स्टार बनता है। स्टार कब बनता है, जितनी हमारे पास इनसाइड ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी उतनी इक्विलिब्रियम की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर बाहर की फोर्स भी, प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट करेंगे। तो जहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां पे हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, वो स्टार बन गया। तो ये बेसिकली इस चीज को बता रहे हैं। कहते हैं आज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटरनल प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज। वही अगेन मैंने आपसे कहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चों उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो एक दूसरे के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे, तो प्रेशर जो बाहर की तरफ या एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी इंक्रीज होता जाएगा। कहते हैं स्टेबल स्टार इज फॉर्म। स्टेबल स्टार कब फॉर्म करता है, व्हेन द इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस बाय द आउटवर्ड प्रेशर। कि वो हमारे पास लाइक अगर वही बात करें कि हमारे पास ग्रेविटी तो इनसाइड लग रही है, जितनी ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है उतनी कुलियन की वजह से जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ लगे, एक पॉइंट जहां पे वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करवा दे, वहां पे हम कहते हैं वो क्या हो गए, हमारे पास वहां पे स्टार बन गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखिएगा, ये मैंने आपको एक छोटी सी बात दिखाई थी कि ये 3 स्टेजेस अभी तक हमने देखी है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स या गैसेस का क्लाउड होता है। जब वो कंट्रैक्ट होते हैं, काफी ज्यादा पास पास आ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो उनका साइज छोटा हो जाता है, जिसको प्रोटोस्टार बोलते हैं। अच्छा, जब दरमियान वाली सिचुएशन होगी, प्रोटोस्टार होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा नजदीक होंगे, प्लेन्स की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए, ये हमने ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो मुझे थोड़ा सा उसका साइज मजीद बढ़ेगा। ये देखिए प्रोटोस्टार के बाद उसका जो साइज है स्टार का, वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसका आउटवर्ड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो देगा। आउटवर्ड प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना बाहर की तरफ प्रेशर है उतनी ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रही है, तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, और वो हमारे पास उसका क्या होगा, मेन स्टार होगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि मेन स्टार कब बनता है या स्टेबल स्टार कब बनता है, जब हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी की फोर्स जितनी बाहर की तरफ अंदर की तरफ लग रही है उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ लगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो स्टार बन जाएगा। कहते हैं दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब बाय दी हाइड्रोस्टैटिक। इसको हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के जरिए यहाँ पे बता रहे हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पी का मतलब है प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज, और आर का मतलब है डिस्टेंस के हिसाब से प्रेशर में चेंज किस तरह से आ रहा है। इज इक्वल टू कैपिटल जी, वैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम आर। आर का मतलब चाहिए, अगर मैंने पर्टिकुलर ये हमारे पास स्टार लिया हुआ है जिसका रेडियस जो है वो मेरे पास समथिंग आर है, तो इसमें इसका टोटल मास कितना है, कितने पार्टिकल्स हैं, उनका टोटल मास कितना है, वो उसका टोटल मास आ जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी कितनी हो और आर वैसे उसका है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है। कहता है हमारे पास क्या है, लाइक ये क्वेश्चन बताती है कि स्टार ना तो बिल्कुल क्लैप्स हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, ना बिल्कुल वो एक्सपैंड करते हैं। मतलब क्लैप्स का मतलब है जैसे 10 पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो काफी ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाएंगे। एक लिमिट से ज्यादा वो क्लैप्स नहीं होते, कंट्रैक्ट जरूर हो जाते हैं, पास में आपस में पास पास आ जाते हैं, तो कंट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल ही क्लैप्स नहीं हो जाते, मतलब काफी हद तक पास जरूर आ जाएंगे। कहते हैं और प्रेशर की वजह से, अगर प्रेशर आउटवर्ड लग रहा है, वो क्लियर लगा रहे हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, कहते हैं प्रेशर लग रहा है तो वो एक लिमिट से ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं करते, तो स्टेबल सिचुएशन रहती है। स्टार कब बनता है, जब स्टेबल है, मतलब वो जो इनसाइड उनके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो स्टेबल हो जाते हैं जितना वो प्रेशर बाहर की तरफ लगा रहे होते हैं, तो वहां पे उसका एक साइज आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं, वो हमारे पास पर्टिकुलर उसका साइज आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्टेबल स्टार बन गया। अब यहाँ पे कहते हैं इस इक्वेशन में डेल्टा पी बाय डेल्टा आर क्या है, वही मैंने आपको बताया, ये बेसिकली क्या है, चेंज इन प्रेशर बता रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है। यहाँ पे वो यहाँ पे कह रहे हैं प्रेशर, बेसिकली प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं बच्चे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। कि हमारे पास अगर मैंने फाइंड आउट करना होगा प्रेशर है क्या, ये उसका फार्मूला बता रहे हैं कि फोर्स जो होती है, प्रेशर क्या होता है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। कहते हैं हमारे पास पी क्या है, इनसाइड द प्रेशर है, कि हमारे पास जो गैसेस जब कंट्रैक्ट होती है तो वो क्लियन की वजह से बाहर की तरफ या अंदर उनके प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर है। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर जो है डिस्टेंस के हिसाब से या रेडियस के हिसाब से उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब लाइक अगर बात करें
अगर सेंटर में मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा पास पास हैं तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अंदर, उनका इंटरनल प्रेशर क्लियन की वजह से वो प्रेशर के साथ जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे चेंज होता जाएगा, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से उसमें चेंज इन प्रेशर है। ठीक है, आज से डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर है। ठीक है, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है बच्चे, ये फिक्स होता है, मतलब ये कहीं में भी ग्रेविटी की फोर्स लग रही हो ना, वहाँ पे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसिव पार्टिकल्स है, मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, उनका कुछ ना कुछ मास आता है, उनके दरमियान कोई ना कोई ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट ले रहे हैं। एम आर इज मास है हमारे पास, रो इज डेंसिटी है, आर हमारे पास रेडियस है। कहते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट द प्रेशर डिक्रीजेस आउटवर्ड व्हाइल ग्रेविटी पुल्स इनवर्ड। तो यहाँ पे अगेन वही बात कर रहा है कि प्रेशर क्या है कि वो बाहर की तरफ होता है और ग्रेविटी क्या होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट होती है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कहते हैं यहाँ तक तो वैसे एंड हो गया ये टॉपिक के, हमारे पास स्टेबल स्टार कब बनते हैं, जब दोनों फोर्सेज जो है वो बैलेंस करवा देती है, जितनी हमारे पास वो ग्रेविटी अंदर पार्टिकल्स के लग रही होती है उतनी ही बाहर अगर मेरे पास प्रेशर की फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो वो हम कहते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट है, वो स्टेबल स्टार है। कहते हैं जो हमारे पास कंडीशन है इसको इस फार्मूले के जरिए बताया हुआ है कि जो चेंज इन प्रेशर आएगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास कितना ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, मैस कितना और डिस्टेंस हमारे पास सेंटर से कितना होगा। ये बेसिकली इस इक्वेशन को बता रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्रेशर जिस डायरेक्शन में हमारे पास चेंज हो रहा होता है ग्रेविटी उसके ऑपोजिट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है जो मैसेज के दरमियान होती है पार्टिकल्स के दरमियान, वो इनसाइड होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करवा देंगे तो वहां पे हम कहते हैं वो स्टेबल स्टार बन जाता है। आगे दो कंडीशंस है, कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल स्टेबल नहीं है तो दो सी कौन सी ऐसी दो कंडीशन है जो पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं, फिर तो या तो ये पॉसिबल है या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी प्रेशर से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, मतलब जो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, इंटरनल प्रेशर जो बाहर की तरफ लग रहा है उसकी वजह से जो इनके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है वो आपस में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे ये मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा पास पास आ जाएंगे और बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल क्लैप्स कर जाएगा। क्लैप्स करने का मतलब बिल्कुल काफी ज्यादा पास पास आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि हमारे पास जो ग्रेविटी कम है वो दूर दूर है लेकिन प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर है, तो इसका मतलब है वो तो फिर हमारे पास बिल्कुल ही कह लें कम्पैक्ट नहीं होगा, पार्ट क्लाउड की फॉर्म में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये उसकी दो पॉसिबल रीजन हो सकती है या सॉरी सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे वो कहते हैं आज से ये आगे फर्दर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, मतलब ये ना पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखिएगा। सबसे पहले हमने स्टार एवोल्यूशन का बताया कि स्टार एवोल्यूशन है क्या, कि हम काइनेटिक थ्योरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर देखेंगे। फिर हमने कहा कि जो स्टार का लाइफ साइकिल होता है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, मास के ऊपर करता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, पहले हमारे पास क्लाउड होता है, फिर प्रोटोस्टार होता है, फिर स्टार होता है। स्टार कब बनता है, जब हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो जाती है, और ये हमारे पास इक्वेशन के जरिए इसको बताया जा सकता है। लेफ्ट साइड में हमारे पास चेंज इन प्रेशर है और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो ग्रेविटी की फोर्स है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे हमारे पास आ जाती है। आगे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इक्वल नहीं है हमारे पास प्रेशर और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हमारे पास फर्दर एक उसी को अगर हम डिस्क्राइब कहते हैं एज द टेम्परेचर विद इन द स्टार कोर राइजेस। यहाँ से यहाँ तक पैसेज की अगर बात करें, कहते हैं हमने ये पढ़ा था कि जब क्लाउड होता है, जो गैस पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपस में कंट्रैक्ट हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से पास पास आ जाते हैं, तो हमने कहा था वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कहते हैं हमारे पास हमने पढ़ा कि जैसे ही स्टार के कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। फ्यूजन का मतलब होता है जिसमें दो लाइटर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, फ्यूज हो जाता है, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उसको फ्यूजन रिएक्शन कह देते हैं। कहते हैं इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा स्टार का बढ़ता है ना, कोर का मतलब अंदर के टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारे पास क्या होंगे, दो हाइड्रोजन मिल के ना, हमारे पास हाइड्रोजन कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों मिलके आपको क्या बना के देते हैं, वो आपको हीलियम बना देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें दो लाइटर हल्के न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बना देते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो बेसिकली होते हैं, एक तो ड्यूट्रियम लिया जाता है, एक ट्रिटियम लिया जाता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे 9th-10th में। तो फिर हमारे पास होता है प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्रिटियम होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मतलब तीनों ही हाइड्रोजन होते हैं। बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, होते हाइड्रोजन ही है। तो कहते हैं जैसे ही कोर मटेरियल का टेम्परेचर, हमारे पास स्टार का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पास वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन जो मिलेंगे तो वो क्या करते हैं, आपको हीलियम बना देते हैं। हमारे पास ना ये प्रोसेस जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दो हाइड्रोजन के आइसोटोप से एक यूजुअली हम प्रोटियम ड्यूट्रियम लेते हैं जिसमें दो हमारे पास उसका मास नंबर होता है
एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और एक ट्रिटियम लेते हैं जिसमें एक प्रोटॉन होगा, दो न्यूट्रॉन, मतलब होते हैं दोनों हाइड्रोजन के, सिर्फ उसके आइसोटोप्स होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो बच्चे एक तो हीलियम बन जाता है और बहुत ज्यादा ह्यूज एनर्जी यहाँ से निकलती है, और साथ में न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं जब फ्यूजन रिएक्शन होता है, जब दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिलते हैं, वहां पे हीलियम बनता है, लेकिन इसके नतीजे में ना बहुत ज्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो स्टार होता है वो उसका कह लें कि वो कंटिन्यू रहता है, उसको पावर मिलती रहती है, मतलब उसको एनर्जी उसको बहुत ज्यादा मिलती जाएगी। दिस कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन नॉट ओनली मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल कोलैप्स बट आल्सो लीड टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द इंटरनल टेम्परेचर। कहते हैं पहली बात तो यहाँ से हमें ये पता चली कि जैसे ही फ्यूजन रिएक्शन होगा, हमारे पास हीलियम बनेगी, तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में उसका एक काफी ज्यादा रोल होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहा होता है। दूसरा कहते हैं ये मेंटेन कर रहा होता है इक्विलिब्रियम को, मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास कह लें कि कोलैप्स नहीं होता। मतलब यहाँ पे ये देखिए लाइक अगर पार्टिकल्स है हमारे पास कंट्रैक्ट हुए थे, जैसे ये कंट्रैक्ट हुए मॉलिक्यूल्स, हमारे पास यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हुआ, फ्यूजन रिएक्शन होने के नतीजे में क्या होता है कि बच्चे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो हमारे पास प्रेशर अगेन बढ़ जाएगा, मतलब क्लियर करेंगे, इंटरनल प्रेशर पड़ेगा जो बाहर की तरफ होगा, तो हमारे पास वो थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुलियन टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ती है। बच्चे एनर्जी बढ़ती है तो हमारे पास जब वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा प्रेशर होगा, तो उसका जो प्रेशर होता है जो आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है, तो हमारे पास क्या होगा, वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी एक्सपेंशन हो रही होती है, स्टार्स बिगिंस टू एक्सपैंड। तो जो हमारे पास ओरिजिनल स्टार है वो थोड़ा सा एक्सपेंशन शो करता है। लाइक ये देखें, ये स्टार था, ठीक है, मेन स्टार था, ये जैसे इसमें वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, लाइक फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है मॉलिक्यूल्स को, उनकी कुलियन बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, थोड़ा सा उसका साइज जो है ना वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस सारे में बताया हुआ है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो टेम्परेचर टाइम के साथ साथ किस तरह से बढ़ता है, बेसिकली स्टार के अंदर ही प्रोसेस हो रहे होते हैं। कहते हैं विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा फ्यूजन रिएक्शन होता जाएगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। चेंजेस इन दी कोर कंपोजिशन, जो कोर होती है जो हमारे पास उसका स्टार की कोर होती है, किस चीज से मिलकर बना है, वो चेंज होता जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, तो बेसिकली किससे बना होता है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन फ्यूज होंगे तो वो हीलियम बना देते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास जो कोर है वो चेंज होती जाती है टेम्परेचर के साथ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा था तो हमारे पास हीलियम हाइड्रोजन मिली, हीलियम बनाई, तो कोर चेंज होगी। द स्टार में एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली टू बिकम अ रेड जाइंट, तो वो हमारे पास उसका साइज बढ़ जाता है, थोड़ा सा कह लें साइज बढ़ जाता है। ठीक है, वी कैन से दैट कि वहां से थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, कलर रेड कलर का आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, एट दिस स्टेज द स्टार पोजेसिंग एट लीस्ट अबाउट दिस हाफ द मास ऑफ द स्टार, मतलब ऐसे स्टार जिनका मैस होता है एटलीस्ट जो सन के मैस के हाफ होगा, मतलब इनका काफी हद तक काफी ज्यादा मैस होता है। कहते हैं उनमें हीलियम बन गई, अब उनमें ना हीलियम क्या होना शुरू हो जाती है, वो भी फ्यूज होकर ना दूसरे मटेरियल हैवियर एलिमेंट्स देना शुरू हो जाते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन वगैरह हो गया, कार्बन ऑक्सीजन बनेंगे, ये क्या होगा, वो मजीद कह लें कि ज्यादा और मैसिव अगर कोई स्टार है तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन फ्यूज होकर ना इससे मजीद हैवियर एलिमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे आयरन वगैरह हो गया। मतलब हमारे पास कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो उसका स्कोर है वो बनता जाएगा। लाइक हमारे पास ये मेन हमारे पास स्टार है, मेन सीक्वेंस स्टार है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह हाइड्रोजन वगैरह से मिलके बना है, तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो होता है ना इसका वो मिलता है, हाइड्रोजन मिलके ना तो हमारे पास फ्यूज होके आपको हीलियम दे देता है। तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन फ्यूज हुआ तो हमारे पास वहाँ पे फ्यूजन हुई, मिला तो उसका हीलियम मिलना शुरू हो गई, हीलियम कोर में आ गई। अब अगर इसका कह लें जो हीलियम है कोर में आ गई, तो हीलियम हीलियम जो न्यूक्लियाई होंगे वो फ्यूज होंगे, तो वहां पे वो आपको सेंटर में क्या देना शुरू हो जाएंगे, वो कार्बन ऑक्सीजन देना शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इनफ हमारे पास उसका मैस है काफी ज्यादा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, तो वो आगे फ्यूज होकर ना मजीद आपको एक हैवियर एलिमेंट देना शुरू हो देंगे, आयरन बनना शुरू हो देंगे। तो कहते हैं ये हमारे पास जो है ना कोर उसकी चेंज होती जाती है, कंपोजिशन चेंज होती जाती है, जितना ज्यादा हैवी मैस होगा उसकी कोर उतनी वैसे ही चेंज होती जाएगी। मतलब हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन फ्यूज होंगे तो वो क्या देंगे, हीलियम, हीलियम बनती जाएगी, तो हीलियम फ्यूज होगी तो वो आपको क्या देना शुरू हो जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन हमारे पास अगर वो ज्यादा अमाउंट में होंगे, मैसिव होगा, तो हमारे पास क्या होंगे, वो फ्यूज होंगे, वो मिलेंगे आपस में और हैवी मटेरियल देना शुरू हो जाएंगे, आयरन देना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कोर जो होती है वो चेंज होती जाती है। तो इस पैसेज में हम बता रहे हैं कि जो कोर की कम्बिनेशन है या सॉरी कंपोजिशन है, मतलब किस चीज से मिलकर बना है, वो चेंज होती जाती है।
फ्यूजन रिएक्शन होते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, हीलियम बनेगी, और मजीद बढ़ेगा, हीलियम फ्यूज होगी तो आपके पास हाइड्रोजन सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन दे देंगे। मजीद आगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारे पास फ्यूजन मजीद होगी तो हमें आयरन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कोर कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है। कहते हैं फाइनल स्टेट ऑफ दी स्टार, जो लास्ट वाली अगर हम बात करें, फाइनल स्टेट की बात करें स्टार की, कहते हैं वो डिपेंड करती है ऑन इट्स मैस के ऊपर डिपेंड करती है लाइफ साइकिल जो है बेसिकली, कि उसने अपना कोर जो है वो चेंज करता है क्या, क्लैप्स होता मतलब सॉरी कोर चेंज होता है क्या। जैसे मैंने आपसे ये बताया कि हाइड्रोजन जो है अगर मैसिव स्टार है, हाइड्रोजन फ्यूज होगी, हीलियम बना देगी, हीलियम फ्यूज होगी, कार्बन ऑक्सीजन बना देगी, कार्बन ऑक्सीजन यूज होगी तो कोर सॉरी आयरन बनाती जाएगी। और हमने कहा था कि जब भी कोई प्रोसेस होता है तो हमारे पास क्या होता है, ह्यूज अमाउंट जो है एनर्जी की रिलीज होती है। जैसे मैंने आपको शो भी करवाया था कि जैसे यहाँ पे जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम बनती है, तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कहते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास जब मतलब वो अपने मटेरियल यूज फ्यूल यूज करता जाता है। फ्यूल यूज करने का मतलब है यही जो लाइक अगर बात करें कि हाइड्रोजन फ्यूज हुए, आपके पास हीलियम बन गई, एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होगी। हीलियम फ्यूज हुई, कार्बन हाइड्रोजन सॉरी कार्बन और वो ऑक्सीजन बन गए, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। एक टाइम ऐसा आता है कि वो एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज करते करते हम कहते हैं कि वो अपना फ्यूल काफी हद तक यूज कर लेता है। इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेन दी ग्रेविटेशनल क्लैप्स, मतलब काफी ज्यादा उसकी एनर्जी जब वो रिलीज होती जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। उस पॉइंट पे फिर क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होती है। ग्रेविटी की फोर्स की वजह से क्या होगा कि हमारे पास अब सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफी ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स की वजह से आपस में कंट्रैक्ट हो जाएंगे, साइज उसका काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो हम कहते हैं वो क्लैप्स हो जाता है। मतलब एनर्जी ऐसे ऐसे रिलीज होती गई, एक पॉइंट ऐसा आता है कि बिल्कुल एनर्जी उसकी रिलीज हो जाती है, फ्यूल उसने खत्म कर लिया होता है अपना, मतलब हाइड्रोजन भी यूज कर लिया, हीलियम भी यूज कर लिया। अब उस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी बच जाती है, ग्रेविटी की वजह से वो कंट्रैक्ट हो जाता है, वो बिल्कुल क्लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब बिल्कुल क्लैप्स हो जाएगा, मतलब साइज उसका बहुत कम हो जाएगा, तो द कोर कंट्रैक्ट्स इनटू अ डेंस व्हाइट ड्वार्फ। तो एक हमारे पास वो बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाता है, उसका साइज बहुत कम हो जाता है। मतलब ये ऐसे स्टार को बोलते हैं जो हमारे पास बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट हुआ होता है, मतलब छोटा सा साइज होता है, मास उसमें काफी ज्यादा होता है। while the outer layer are expelled into the space, मतलब मास जो है वो सारा का सारा कंट्रैक्ट हो जाएगा। लाइक हमारे पास अगर ये आपको मैं ये ना लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है हमारे पास कह लें मैसिव स्टार का, और जो हमारे पास नॉर्मल साइज का स्टार होता है। कि हमारे पास ये देखिए लाइक यहाँ पे ना स्टेलर नेबुला होता है, मतलब जो क्लाउड होता है डस्ट पार्टिकल्स का, या फिर हम कह लें कि उसका होता है गैसेस का। जब वो कंट्रैक्ट करता है वहां से प्रोटोस्टार बनता है, प्रोटोस्टार बनेगा तो वहां से उसके बाद स्टार बनता है। तो स्टार दो तरह से हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा मैसिव हो सकता है, या फिर हमारे पास एवरेज स्टार हो सकता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई भी जैसे एवरेज स्टार है अगर उसकी बात करें, या फिर मैसिव स्टार है, तो हमने कहा था इनमें ना डिफरेंट प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, फ्यूजन रिएक्शन अगर करना शुरू हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिली, हीलियम हीलियम मिली, वहां से कार्बन ऑक्सीजन बना, फिर वहां से फर्दर अगर मैसिव ज्यादा होगा तो वहां से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, आयरन बनना शुरू हो जाएगा। मतलब उससे साइज जो है वो थोड़ा सा हमारे पास बढ़ेगा। कहते हैं अब हमारे पास क्या होता है कि जो और मजीद उसने ऐसा ऐसा फ्यूजन रिएक्शन सारे यूज हो, उसने अपना फ्यूल सारा यूज करना शुरू कर दिया। फ्यूल यूज करना शुरू कर दिया तो हमारे पास क्या होता है, हमने कहा कि वहां पे ग्रेविटी एक्ट करना शुरू हो जाएगी, तो वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब कंट्रैक्ट होना किस तरह से शुरू होगा, तो बच्चे हमारे पास जो है ना वो सारे का सारा जो मैस है ना वो सेंटर के ऊपर जो है ना वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा होगी। बाकी जो होगा वो हमारे पास आउटर स्पेसिस में ये देखें हल्का फुल्का सा होगा। अब जो सेंटर वाला है वो हमारे पास बाकी रह जाएगा, जिसको व्हाइट ड्वार्फ की बात में करेंगे, और जो हमारे पास बाहर वाली जो आउटर लेयर होगी हल्की सी वो हमारे पास वैसे गायब हो जाएगी। तो ये व्हाइट ड्वार्फ होता है जब हम एवरेज एक कम मैस का लेते हैं स्टार। कहते हैं अगर बहुत ज्यादा मैसिव स्टार है तो हमारे पास फिर क्या होगा, वहां पे यहाँ पे भी क्या बनेगा, वहां पे व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनता, वहां पे बच्चे ब्लैक होल बनता है, या फिर इसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। मतलब ये बेसिकली अगर ये हमारे पास बेसिकली उसमें होता है कि सबसे पहले स्टार स्टेलर न्यूबिला होता है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स का या गैसेस का हमारे पास क्या होता है लाइक उसमें कह सकते हैं कि क्लाउड होता है। वहां से हमारे पास स्टार्स बनेंगे, प्रोटोस्टार बेसिकली दरमियान में होगा, उसके बाद स्टार होगा, या तो लो मैस स्टार होगा या बहुत ज्यादा हैवी मैस स्टार होगा। इनमें फ्यूजन रिएक्शन होंगे, फ्यूजन रिएक्शन होंगे तो इनके साइजेस बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम एवरेज स्टार की बात करें, साइज बढ़ेगा तो जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अपना सारा फ्यूल यूज कर लेगा, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में चला जाएगा, हीलियम हमारे पास आगे फर्दर उसमें चला जाएगा कार्बन ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर वो सारा ऐसा ऐसा फ्यूल यूज करता रहेगा, एनर्जी यूज होती जाएगी, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ग्रेविटी की वजह से इसका सारा का सारा जो मैस है ना, ये देखिए सेंटर में जो है ना वो कंट्रैक्ट हो गया।
अब ये जो बाहर वाली आउटर लेयर है ना, ये ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हो जाएगी, मतलब हवा में, ये स्पेस में खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास ये सिर्फ सेंटर वाला पार्ट रह जाएगा जो इंतहाई डेंस होता है, मतलब वॉल्यूम इसका कम होता है, मैस बहुत ज्यादा होता है सेंटर में जो ऑक्यूपाई होता है, इसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ये कब होता है? जब हम लोग लो मैसिव स्टार की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फाइनल उसकी बात करें बड़े स्टार्स की जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे भी क्या होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा साइज बड़ा होता है, ऐसा ऐसा कम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या आपको बना देता है, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल के फॉर्म में बना, उनका साइज थोड़ा सा इसकी निस्बत क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे कोई जिसका साइज कम होगा, मतलब वाइट साइज कम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, कंट्रैक्ट होकर बहुत छोटा सा हमारे पास स्टार बन जाएगा जो बहुत ज्यादा डेंस होता है। और जो आउटर लेयर होती है वो ऐसा ऐसा जो स्पेस है उसमें एक्सपेल होती जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी निबोला, हम इसको नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको ये फिगर में दिखाया भी है कि इसको प्लैनेटरी निबोला बोला जाता है, जिसमें जो सारा सेंटर होता है, मैस होता है, वो सेंटर में मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है, बाहर जो इस तरह से एक लेयर होती है जो ऐसे ऐसा हवा में खत्म होती जाती है स्पेस में, और ये आपको व्हाइट ड्वार्फ दे देता है। ठीक है, कहते हैं इन कंट्रास्ट, अगर कोई आप ऐसा स्टार लेते हैं जो बहुत ज्यादा मैसिव है, ये हमने स्टार लिया था, हमने कहा था स्टार दो तरह से हो सकते हैं, या तो जिसका मैस कम है या फिर बहुत ज्यादा मैसिव स्टार। अगर मैसिव स्टार है तो उसमें फिर किस तरह से स्टेजेस अकर करती हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं अगर मैसिव स्टार है तो हमारे पास क्या होगा, मैसेज होती है इनका जो होता है रफली हमारे पास जो सूरज का मैस होता है उससे काफी ज्यादा जो है हाई होता है। अंडरगोज अ ड्रामेटिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मतलब उसमें बहुत ज्यादा धमाका होता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा मैस होगा, ज्यादा मैसिव स्टार होगा, तो फिर उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेगी, हीलियम देगी, एनर्जी रिलीज होगी काफी ज्यादा, हीलियम हीलियम मिलेगी तो कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास आएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर बहुत ज्यादा मैसिव है तो फिर यहाँ पे ये दोनों भी मिलेंगे और आपको आयरन देंगे, मतलब आयरन देंगे तो मजीद एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। और बहुत ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं वहां पे हमारे पास धमाका सा होता है, तो हम कहते हैं इस तरह से धमाका सा होता है जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। एक लिमिट पॉइंट ऐसा आ जाता है, फ्यूजन होती रहती है यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बना देते हैं, हीलियम बनेगा तो ऑक्सीजन और यूजली कार्बन बन जाता है, बस ठीक है। लेकिन अगर साइज बहुत बड़ा आ रहा है तो उसमें क्या होता है, फिर ऑक्सीजन और कार्बन मिलके आपको आयरन दे देते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो वहां पे एक धमाका सा होता है, एक्सप्लोजन होता है जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरनोवा क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लोजन धमाका हो रहा था जब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द इनर्ट कोर आयरन कोर क्लैप्स अंडर ग्रेविटी, कहते हैं ये जब धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो इसका कोर होगा ये काफी ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाता है, आउटर लेयर जो है वो ऐसे ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो इनर मटेरियल होता है, जो आयरन होता है, वो हमारे पास कोलैप्स हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा पास हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास डेंस रेमिनेंट जैसे न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं या फिर ब्लैक होल बन सकते हैं। तो यहाँ भी ये बताया हुआ है कि अगर कोई एवरेज मैस का हम लेंगे तो हमारे पास एट द एंड क्या आएगा, व्हाइट ड्वार्फ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा मैसिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे हमारे पास ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार आ रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये आपकी बुक में ना दिखाया भी हुआ है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे देखें, अगर एवरेज कम साइज का मैस सॉरी स्टार लेते हैं तो हमारे पास व्हाइट ड्वार्फ बन रहा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मैसिव ले लेते हैं जिसका साइज होता है वो सूर्य से भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास क्या होता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार हो रहा होता है या फिर हमारे पास ब्लैक होल आ रहा होता है। ठीक है, देखिए उसकी लाइफ साइकिल में चेंजेस हैं कि क्या क्या स्टेजेस आ रही होती है। एवरेज होगा तो हमारे पास किस तरह से वो कितना मतलब उसमें आएगा, क्या स्टेजेस होंगी, क्या बनेंगे एंड सो ऑन। Aditya, red dwarf stars due to the lower mass and highly effective fuel consumption। अच्छा यहाँ पे ना हम कहते हैं लाइक स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि जितना ज्यादा किसी भी स्टार का मैस कम होता है उतना ज्यादा उसका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है। तो कहते हैं अगर किसी का मैस कम है तो वो अपना फ्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूज करेगा। फ्यूल का मतलब है जैसे उनके में कार्बन मिलेंगे, हीलियम बनेगा, हीलियम मिलेंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन बनेगा, तो वो आहिस्ता इसको जो है ना एफिशिएंटली यूज कर रहा होता है। ठीक है, एफिशिएंटली यूज करेगा। लो मैसेज होंगे तो वो अपने फ्यूल को अपने आहिस्ता आहिस्ता यूज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका लाइफ साइकिल जो है वो स्लो होगा, मतलब उनको ज्यादा देर तक उनकी जिंदगी होगी, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनमें चेंजेस आएंगे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं कि यूनिवर्स भी इतनी पुरानी नहीं है, इतनी ओल्ड नहीं है, जितना हमारे पास कुछ जो स्टार्स होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, जिनका उतना लाइफ साइकिल होता है। Hence, theoretical models indicate that these stars gradually become hotter and more luminous over time before eventually exhausting their hydrogen fuel and evolving to a low mass white dwarf।
कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टार बन गया, स्टार बना तो हमारे पास कहते हैं जैसे जैसे इसमें प्रोसेसेस होंगे, फ्यूजन प्रोसेसेस होंगे, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है। बच्चे कैसे, जब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होते हैं तो इसकी वजह से ये गर्म भी हो जाते हैं और समटाइम ल्यूमिनस, मतलब ये हमें कलरफुल रेड कलर के यूजुअली नज़र भी आ रहे होते हैं, मतलब लाइट इनमें से निकल रही होती है। इससे पहले कि लाइट निकलेगी, इससे पहले कि हमारे पास वो सारे का सारा फ्यूल कंज्यूम करके वाइट डवार्फ में कन्वर्ट हो जाए, कहते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं और ल्यूमिनस भी होना शुरू हो जाते हैं। वो हमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जब फ्यूजन रिएक्शन होंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो होगी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि स्टार्स होते हैं समटाइम हमें ल्यूमिनस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास जितना मैस कम होगा उसका लाइफ साइकिल या एवोल्यूशन उतनी उसमें कम स्लो होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं उनका लाइफ बहुत ज़्यादा लाइफ साइकिल लॉन्ग होगा। आगे जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ये स्टेजेस होती हैं कि अगर मैसिव बहुत ज़्यादा स्टार होगा तो वो जब हमारे पास सुपरनोवा होगा, धमाका होगा, या तो वो आपको न्यूट्रॉन स्टार दे देगा या फिर ब्लैक होल दे देगा। अब न्यूट्रॉन स्टार है क्या, वो यहाँ पे बता रहे हैं, कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार आर अमंग द सॉरी डेंसर, जो इसको बोलते हैं डेंसेस्ट, इसको वर्ड मतलब लाइक डेंसिस्ट का मतलब है बेसिकली इसका है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है हमारे पास इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा, मास बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंसर होना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स सेकेंडली और सेकेंड ओनली, मतलब ये सब डेंस क्या होता है, ब्लैक होल होता है, इससे थोड़ा कम डेंस होता है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। तो ये सेकेंड हमारे पास हम कह लें कि सेकेंड नंबर पे होता है जो डेंस। ब्लैक होल सबसे ज्यादा डेंस होता है, तो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट डेंस होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन स्टार होता है। कहते हैं द नियरेस्ट आर मेनी परसेक्स, मतलब लाइक परसेस अवे मेकिंग डायरेक्ट स्टडी डिफिकल्ट। कहते हैं बेसिकली जो परसेस है ना, ये बच्चे हमारे पास ना डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्टेंस का यूनिट पढ़ते हैं ना, मीटर पढ़ते हैं, हम सेंटीमीटर पढ़ते हैं, इसी तरह से हमारे पास कुछ होता है जैसे हम जो यूनिट पढ़ते हैं डिस्टेंस का, वो लाइट ईयर की फॉर्म में पढ़ते हैं। लाइट ईयर हमारे पास क्या होता है, जब हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में देखना हो, किसी सितारे का हमने डायमीटर मालूम करना हो या स्टार्स के दरमियान का हमने डिस्टेंस मालूम करना हो, तो वहाँ पे हम लाइट ईयर जो डिस्टेंस है ना वो किस यूनिट में लेते हैं, वो लाइट ईयर में लेते हैं। लाइट ईयर बेसिकली हम कहते हैं वो डिस्टेंस है जो लाइट पूरे एक साल में ट्रैवल करती है, मतलब ये डिस्टेंस का ही यूनिट है। मतलब जैसे सूरज और जमीन के दरमियान मैंने इसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं यूनिट क्या लूंगी, मैं मीटर सेंटीमीटर नहीं लूंगी बल्कि लाइट ईयर लूंगी। ये भी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का ही एक यूनिट है। इसी तरह से अगर कोई गैलेक्सी वगैरह मैंने उसका डायमीटर मालूम करना है तो मैं वहाँ पे मीटर वगैरह तो नहीं लूंगी, वो तो बहुत छोटे यूनिट है, तो मैं वहाँ पे लाइट ईयर लूंगी। तो लाइट ईयर बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का ही एक यूनिट है। एक लाइट ईयर में जो हमारे पास कितने किलोमीटर होते हैं, 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, मतलब इतने ज्यादा किलोमीटर होते हैं। तो आपने जब ज्यादा डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस मालूम करना हो, वहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर नहीं लेते बल्कि आप वहाँ पे क्या लेते हैं, वहाँ पे आप लाइट ईयर लेते हैं। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारे पास परसेस है ये भी हमारे पास डिस्टेंस का ही यूनिट है। ये ऊपर आपके पास साइड बॉक्स भी ये देखें कि अ परसेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का ही यूनिट है दैट इज यूज बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। ये एस्ट्रोनॉमर्स ही यूज करते हैं, मतलब जो स्टार्स वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमारे पास गैलेक्सीज वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, वो डिस्टेंस के लिए इसको यूज कर देते हैं। एज एन अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ लाइट ईयर, मतलब जैसे लाइट ईयर हम यूज करते हैं ना एस्ट्रोनॉमी के, मतलब गैलेक्सीज वगैरह का हमने डायमीटर मालूम करना है या स्टार्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये भी बेसिकली वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में ही यूज किया जाता है। जस्ट एज किलोमीटर एज बिंग यूज कहते हैं, जैसे हम लोग डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम कभी किलोमीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी माइल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कभी हम लाइट ईयर इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं पे हम लोग परसेक इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो एक परसेक होता है वो कितने लाइट के इक्वल होता है, लाइट ईयर के 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। और कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, 31 ट्रिलियन किलोमीटर या 19 ट्रिलियन माइल्स के इक्वल होता है। ये जो हमारे पास वैल्यू है वो एक जो परसेक है वो कितने लाइट ईयर के कितने इक्वल होगा, कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो परसेक है वो भी हमारे पास किसका यूनिट है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। और कहाँ पे यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज। तो कहते हैं जो नियरेस्ट भी हमें न्यूट्रॉन स्टार है ना वो भी हमसे बहुत ज्यादा दूर है, परसेस मतलब माइल्स अवे, परसेस अवे का मतलब है बहुत ज्यादा दूर अवे, मतलब अवे है हमसे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लाइट ईयर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन लाइट ईयर होता है, वो इतने किलोमीटर के इक्वल होता है। अगर परसेस की हम बात करें तो परसेक की बात करें हमारे पास ये कितना दूर होगा, हमारे पास ये 31 ट्रिलियन किलोमीटर। तो इतना दूर है तो इसको स्टडी करना, तो वो एक डायरेक्ट स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Due to their extremely high density, matter inside the neutron star behave like a degenerate gas, and their strong gravitational field make them challenging to model। कहते हैं हमारे पास पहली बात की आ जाती
डीजेनरेट गैस उसको बोलते हैं मुझे, जहाँ पे हमारे पास जो गैस पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम्पैक्ट हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उनके दरमियान बहुत ज्यादा ज्यादा होगी, तो जिसकी वजह से हम आप कहते हैं गैस होगी वो डीजेनरेट गैस होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं, तो कहते हैं इसको मॉडल करना या इसको स्टडी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दी एस्टिमेट्स बाय नासा, विच ये एक रिसर्च सेंटर है नासा बेसिकली, अगर हम बात करें हमारे पास, उसने एस्टिमेशन दिया है कि हमारे पास जो मिल्की वे गैलेक्सी ना उसमें बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, इतने ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। Many of the neutron stars observed so far relatively young and rotate rapidly, emitting beams of radiation। कहते हैं कुछ जो न्यूट्रॉन स्टार हैं जो रंग है वो हमारे पास क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करेंगे तो इनमें से रेडिएशन एमिशन होती रहती है, जिसको हम लोग पल्सर्स बोलते हैं। ठीक है, पल्सर्स हैं क्या, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी कि कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स जो है ना वो अपने ही गिर्द रोटेट करते रहते हैं, रोटेशन करेंगे तो उनसे रेडिएशन की एमिशन होती है, उसको पल्सर्स का नाम होता है। ये बेसिकली ये न्यूट्रॉन स्टार के जो अपनी गिर्द रोटेट करने की वजह से ना वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट जो है वो अमिट हो रही होती है। ठीक है, कहते हैं ये जो पल्सर्स होते हैं या रेडिएशंस होती हैं, ये कहाँ से अमिट हो रही होती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द पल्सर स्टार रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड channel matter towards the magnetic poles of the neutron star. When a star collapses from a neutron star, not only its mass compressed, but its the magnetic field also greatly intensified। यहाँ पे एक छोटी सी बात कर रहा है, कहता है हम लोगों ने ये बात की थी कि स्टार्स में वेरिएशंस किस तरह से आती हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा स्टार होता है, मैसिव स्टार होगा तो वो रेड जाइंट होगा, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक्सपीरियंस रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे धमाका होता है और हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टार आना शुरू होता है, इसका साइज होता है वो बहुत कम होता है। कहते हैं यहाँ पे ना हमने एक चीज देखी कि लाइक हमारे पास अगर स्टार का साइज बड़ा होता है ना तो वजह इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, और अगर हमारे पास स्टार का साइज कम हो जाएगा, बिल्कुल कह लें उसकी हाई डेंसिटी हो जाएगा, हाईली डेंस होगा, साइज बहुत कम होगा, तो हमारे पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगी। हम लोग ना मैग्नेटिक फील्ड को यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैग्नेट हो ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड उसकी रिप्रेजेंट करनी हो ना, कहाँ पे स्ट्रॉन्गर है कहाँ पे वीकर है, तो हम लोग उसको इमेजिनरी लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे लाइंस काफी ज्यादा क्लोज क्लोज होती है ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे वो अभी होना शुरू आती है इसका मतलब है वहां पे हम कहते हैं वीक है। कहते हैं अगर हम लोग कोई ऐसा स्टार लें जिसका मैस जो है वो कम और ज्यादा है, तो उसमें फिर हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। कहते हैं अगर मैसिव स्टार है तो ये जो फील्ड लाइंस होती है ये दूर दूर होती हैं, लेकिन अगर हमारे पास साइज कम हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हमारे पास सेंटर में होगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं, जिसका मतलब है हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस, वही कहते हैं हम लोग इमेजिनरी लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे वो दूर दूर होती है वहां पे मतलब वो स्ट्रॉन्गर नहीं होती, जहाँ पे वो पास पास होंगी, स्क्वीज हो जाएंगी, पास आ जाएंगी, तो हम कहेंगे वहां पे क्या हो गई है, वो स्ट्रॉन्गर हो गई है। मतलब यहाँ पे कोई स्टार है ना, तो न्यूट्रॉन स्टार फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे इसके कुछ पोल्स होंगे, एक साइड पे नॉर्थ होगा, एक साइड पे साउथ होगा। कहते हैं अगर यहाँ पे कोई मैटर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी होगा ना, तो वो क्या करेगा, इसको अपने पोल्स की तरफ मूव करवा देगा। वो जो उसकी मूवमेंट होगी किसी भी पर्टिकुलर पोल की तरफ, इक्वेटर की तरफ, तो वहां से हमारे पास रेडिएशन जो है वो मिशन होगी। ये आइडिया दिया था साइंटिस्ट ने। लेकिन वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो वो कहते हैं ये बेसिकली कब होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार जब अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट कर रहा होता है, इसके रोटेशन की वजह से बेसिकली ये जो लाइट है ये एमिट हो रही होती है। साइंटिस्ट का आइडिया क्या था कि जो कोई भी मैटर कोई ऑब्जेक्ट उसके पास से गुजरेगा, कोई भी दूसरा कह लें ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका कोई ना कोई मैस होता है, तो वो क्या करता है, उसको चैनल करवा देता है, मतलब गाइड करता है, उसको मूव करवाता है अपने पोल्स की तरफ। जब वो मूव करेगा, उसकी मूवमेंट होगी, तो वहां से लाइट की एमिशन होगी। वो आगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जब कोलैप्स लाइक करता है, हमारे पास जितना साइज कम होता जाता है मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होती जाती है, और साइज कम होगा बट ज्यादा होगा तो वो वीक होगी। अब कहते हैं अगर हम लोग इसको स्पेसिफाई करना चाहें अपने स्टार के लिहाज से, इन्हीं सारे फेसेस को, इन्हीं सारी स्टेजेस को, तो किस तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो हमारा जो स्टार होता है यूजुअली हम उसको सन के कंसीडर किया जाता है। कहते हैं सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, हमारा जो नजदीक तरीन जो नियरेस्ट तरीन स्टार है ना अर्थ का, वो हमारे पास क्या सन है। कहते हैं ये हमारे पास बेसिकली हमें पता है कि हमारे प्लैनेट के लिए, जमीन के लिए बेसिकली सन भी, लाइट भी यहीं से आ रही होती है, हीट एनर्जी भी आ रही होती है। इट वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 मिलियन ईयर्स विच अगो। ये ना इस तरह से जो टर्म्स होती है ना, ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकती हैं चैप्टर के अंदर से। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन कितने साल पहले बना था, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, फ्रॉम ए ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एज सोलर नेबुला।
मतलब ये भी किससे बना है, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से मिलकर बना है, क्योंकि ये भी एक स्टार ही है, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती गई, ग्रेविटेशन कंट्रैक्शन हुई, तो हमारे पास टेम्परेचर सेंटर के ऊपर बढ़ता गया, और हमारे पास वही अगेन वो हीट अप होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू है हाइड्रोजन हीलियम की फॉर्म में, और वहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होना शुरू। तो इसी तरह से स्टेजेस हमारे पास चेंज हुई। पहले न्यूबुला था, मतलब डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस का क्लाउड था, फिर वहाँ से प्रोटोस्टार बना, फिर मेन सीक्वेंस स्टार बना, फिर रेड जाइंट बना, फिर प्लेनेटरी निबुला बना, और फिर वाइट डिवार्फ बनेगा, ठीक है। मतलब ये उसके स्टेजेस जो होंगे वो फॉलो करेगा, मतलब ये लाइफ साइकिल उसका होगा, लाइफ साइकिल होगा। एट प्रेजेंट सन इज ए मीन सीक्वेंस स्टेज, मतलब अभी वो कहते हैं हमारे पास जो स्टार है ना उसमें स्टेजेस ये आएंगे, कि जो स्टार है उसमें स्टेजेस अगर हम बात करें कि लाइक जो वेरिएशन साथ साथ आएंगे। कहते हैं इसकी जो लाइफ है ना वो तकरीबन बिलियन ऑफ ईयर्स है। मतलब जब हमारे पास क्या था बर्ड्स में, क्या हुआ कि हमारे पास लाइफ साइकिल में क्या था कि डस्ट पार्टिकल गैसेस का कह लें क्लाउड था। आहिस्ता आहिस्ता वो क्लाउड और डस्ट पार्टिकल जो है हमारे पास वहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करना शुरू हुई, फिर वो प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार के बाद वो फिर मेन सीक्वेंस स्टार बना। अब कहते हैं अभी जो हम सिचुएशन है ना वो मेन सीक्वेंस स्टार्ट किया, जैसे हमने ये वाली जो पढ़ी थी ना हमारे पास ये डिफरेंट स्टेजेस थी लाइफ साइकिल की, कि अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, पहले वो बनता है प्रोटोस्टार बनता है। मतलब यहाँ पे तो क्लियर कट नहीं दिखाया हुआ, मतलब पहले हमारे पास जो सूर्य था वो गैसेस का क्लाउड था, फिर वहां से प्रोटोस्टार बना, और फिर मेन सीक्वेंस स्टार बना। जो सूरज है ना ये हमारे पास क्या होता है, इतना ज्यादा मैसिव नहीं है, इसके नतीजे में इसके रिजल्टेंट में बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जिनका जो साइज होता है बहुत ज्यादा सूरज से ज्यादा होता है, तो उनको मैसिव स्टार बोलते हैं। और जिनका जो स्टार मैस होता है वो सन के इक्वल होता है, उसको हम मेन स्टार यूजुअली नॉर्मल कह लें स्टार बोलते हैं, जिसका मैस इतना ज्यादा नहीं। कहते हैं अभी हम इस स्टेज पे, इसके बाद क्या होगा, रेड जाइंट बनेगा जब ग्रेविटी हमारे पास कह लें कि उस तरह से इसमें फ्यूजन रिएक्शन होंगे, बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाएगी, फिर हमारे पास क्या होगा कि जब फ्यूल सारा यूज़ कर लेगा फिर वाइट डिवार्फ बन जाएगा। तो कहते हैं इसमें ये स्टेजेस जो है अभी फॉलो होना बाकी है, मतलब ये वाली स्टेजेस आना बाकी है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, मतलब अभी हमारा जो है वो स्टार की फॉर्म में। मजीद टाइम आता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा उसमें रिएक्शन होंगे, फ्यूजन रिएक्शन होंगे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी जब फ्यूजन रिएक्शन होगी। फिर रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट के बाद प्लानिटरी निबोला बनेगा। ये जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, प्लानिटरी निबोला में मैंने कहा था ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है कि रेड जाइंट और हमारे पास वाइट डिवार्फ के दरमियान ना ये हमारे पास एक स्टेज होती है प्लानिटरी निबोला, जिसमें क्या होता है कि सारा का सारा मैच है वो सेंटर में कह लें कंट्रैक्ट हो जाता है, और जो बाहर वाली आउटर लेयर है वो ऐसा ऐसा खत्म होती है, फिर वाइट डिवार्फ बन जाता है। तो कहते हैं ये इसके बाद फिर हमारे पास स्टेजेस आएंगी, ठीक है, वाइट डिवार्फ वाली। ये प्रोटोस्टार पहले हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स है, फिर ऐसा ऐसा प्रोटोस्टार बनेगा, प्रोटोस्टार के बाद मेन स्टार होगा, मेन स्टार के बाद रेड जाइंट होगा, फिर प्लानिटरी निबुला होगा, फिर हमारे पास वाइट डिवार्फ होगा। कहते हैं अभी हम लोग जो है ना ये मेन सीक्वेंस स्टेज में, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे पास हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा कह लें कि फ्यूजन होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं जहाँ पे हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं। आगे फर्दर होना हमारे पास ये स्टेजेस होना बाकी हैं। कहते हैं हमारे पास जो हमारी ज़मीन पे ज़्यादातर जो लाइट का और हीट एनर्जी का सोर्स है ना वो क्या है हमारे पास, वो सूरज ही है। तो ये नेचुरल सोर्स है हीट का और एनर्जी का, ये रेडिएशन की फॉर्म में जो हमारे पास आ रही है। तो ये पूरा एक कंप्लीट एक वास्ट सा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखिएगा। पहले स्टेलर एवोल्यूशन होती क्या है, लाइफ साइकिल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर हमारे पास मेन उसमें स्टेजेस कौन सी होती हैं, प्रोटोस्टार होता है, स्टार होता है, और ठीक है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारे पास प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर हमारे पास स्टार कब बनता है, जब बैलेंस कंडीशन हो जाती है। अगर बैलेंस नहीं है तो कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो कोर है फ्यूजन रिएक्शन कैब कर करते हैं, जब कोर टेम्परेचर बढ़ता जाता है सो ऑन, फिर हमारे पास उसका जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जब फ्यूजन होगी। आगे हमारे पास कोर कंपोजिशन चेंज होती जाती है। उसके अलावा फिर हमारे पास जो है लाइक अगर हम बात करें कि जो मैसिव स्टार्स होंगे उसमें किस तरह से लाइक फॉर्मेशन, एंड पे हमारे पास क्या बनता है, मतलब फाइनल जो स्टार होता है फाइनल स्टेट क्या होती है। अगर लाइटर होंगे मतलब जिनका मैस इतना ज़्यादा नहीं होगा उसमें क्या बनेगा एट द एंड, उसमें वाइट डिवार्फ बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं उनमें न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो लाइट है वो बेसिकली ल्यूमिनस या फिर लाइट जो है कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है। आगे न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, फिर हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार के बारे में उसकी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। हमारे स्टार के बारे में आइडिया, तो ये बेसिकली उसका सारा टॉपिक। अच्छा ये देखिए हमारे पास 13.6 एक्सप्लेन द स्टेलर एवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन प्रेशर एंड द इंटरनल प्रेशर। तो आपने स्टार की एवोल्यूशन बतानी है, तब हमारे पास स्टार जो है वो बन जाता है जब बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल कर देती है इंटरनल प्रेशर को।
और दूसरा उसका सेकंड पार्ट है, एंड हाउ स्टेलर मास डिटरमिन वेदर द स्टार एंड्स एज अ वाइट ड्वार्फ आर दी ब्लैक होल। मतलब ये दो पार्ट्स को कंबाइन किया हुआ है। मतलब पहले आप स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, उसमें प्रोटोस्टार होता है, फिर स्टार बनता है, और स्टार कब बनता है, जब वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करवा देते हैं। यहाँ तक इसका टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है हमारे पास किस तरह से मैथ्स किस तरह से डिसाइड करता है कब हमारे पास वो बनेगा वाइट ड्वार्फ बनेगा और कब हमारे पास वो बनेगा दूसरा जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। तो इसमें ये वाला पैसेज आएगा, ठीक है। फाइनल स्टेट होगी वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बी पार्ट उसका आ जाएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट। मजीद विच इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।